सबसे पहले आज ये बता रहे हैं कि हमारा जो केमिस्ट्री का लेसन 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में कुछ पहले बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह बताऊंगा। और जो है आज मैं ये बताने वाला हूँ कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को दोनों पदों में हम किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में समझने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा एक ये हो सकती है कि जब हम दो या दो से अधिक या फिर हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उनसे बनने वाला जो पदार्थ होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा बता दूं कि मेरे पास में दो पदार्थ हैं, पहले का नाम मैंने ए दे दिया और दूसरे का नाम मैंने बी दे दिया। अब मैं कहता हूं कि ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करने के बाद में एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे हमने कह दिया सी। तो इस तरीके से हमारे जो होगी ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी और इसकी परिभाषा इसी पे हो जाएगी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि अगर मान लो मैं तुमसे पूछने लगूं कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या क्या है और किस किस तरीके के पदार्थ मिलाए जाते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती है, जैसे योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम कह सकते हैं सबसे पहले तो हमारा आता है योगात्मक अभिक्रिया, उसके बाद आ सकता है विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, तीसरा कह सकते हैं द्विविस्थापन, चौथा हम कह सकते हैं उसमें हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं, और पांचवा हो सकता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इस तरीके से कई सारी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से इनकी जो रासायनिक समीकरणें होती हैं, फिर रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करना भी होता है। और इसी तरीके से हम एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान जो होती है वो इस तरीके से होती है, जैसे उसका रंग बदलता है, उसमें गैस निकलती है, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। जब कभी देखते हैं कि हमने पानी को जो है ठंडा करने के लिए रख दिया तो पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में बदल जाता है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो पानी का जो होता है वो गलनांक होता है, इसलिए वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जो उसका रासायनिक परिवर्तन में चेंज होना होता है। तो एक एक करके अब आगे करके इन समीकरणों को मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। एक रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने जो वाले पदार्थ होते हैं वो दो पदार्थ होते हैं और उनसे मिलकर बनने वाला पदार्थ एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इनकी रासायनिक समीकरण कैसे होती है, तो स्टूडेंट जो होता है, जैसे हम रासायनिक पदार्थ आपस में मिला रहे हैं तो उसमें उसके कुछ रासायनिक सूत्र वगैरह भी होते हैं। जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैग्नीशियम की मैं क्रिया कराने लगूं, मैग्नीशियम हमारा Mg होता है, ऑक्सीजन से अगर इसकी क्रिया करा दो तो वो हमारा जो बन जाता है हमारा MgO बन जाता है। लेकिन हमने एक बात ये देखी है कि मैग्नीशियम तो हमारा Mg होता है लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसे हम O2 लिखते हैं। अब जब हमने यहाँ पे इसकी आपस में क्रिया कराई Mg की O2 से, यानी कि मैग्नीशियम की जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब हमने क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे Mg की संयोजकता तो हमारी यहाँ पे 1 है लेकिन O की संयोजकता यहाँ पे हमारी 2 है। लेकिन राइट साइड में हमारा जो आता है वो केवल MgO, यहाँ पे केवल O की हमारी संयोजकता 1 हो रही है, जो कि यहाँ पे वो बैलेंस नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि रासायनिक समीकरण में जो भी पदार्थ हम आपस में मिलाते हैं हम उन्हें अभिकारक बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ये पदार्थ आपस में मिलाए हैं इन्हें हम अभिकारक बोलेंगे, और लेकिन जो हमें पदार्थ अभिक्रिया के बाद में मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं।
अब हमने देखा Mg यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम प्लस O2 जब यहाँ पे अभिक्रिया होगी तो ये हो जाएगा MgO। अब यहाँ पे हमने देखा इसको बैलेंस करने के लिए O तो हमारा यहाँ पे है 2, हमने यहाँ पे कर दी 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2MgO। अब यहाँ पे हमने देखा है Mg में तो 2 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे Mg हमारा 1 रह जाता है, तब हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो समीकरण है वो बैलेंस हो जाती है। इसे हम समीकरण को संतुलित करना भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा रासायनिक समीकरण मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता दिया है। अब आगे जो आता है हमारा दूसरा आता है यही कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस तरीके से होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में हमें रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर करना होता है, यानी कि लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी हमें दोनों को आपस में बिल्कुल बराबर करना होता है, जिसके लिए हमें यहाँ पे 2 से गुणा करनी होती है या 3 से गुणा करनी होती है। वो हम अपने अनुसार जैसे हम तत्व को बैलेंस करना चाहते हैं उसी तरीके से यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं और हमारी समीकरण जो है वो संतुलित हो जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग ये है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया एक तरीके से हमारी संयोजन अभिक्रिया भी कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि आपस में संयोग करना, यानी कि योगात्मक जिस तरीके से यहाँ पे इसमें आ रहा है योग, योग का मतलब जो होता है वो प्लस होना होता है, यानी कि जुड़ना होता है। तो इसमें हम देखते हैं, यानी कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये योगात्मक अभिक्रिया यानी कि जुड़ने वाली अभिक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। परिभाषा होती है इसकी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक तत्व भी कह सकते हैं, यौगिक भी कह सकते हैं, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर यानी कि आपस में जुड़कर संयोग करके एक नया पदार्थ या नया तत्व या नया यौगिक बनाते हैं तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं उदाहरण में हम कह सकते हैं जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो होता है हमारा वो होता है बिना बुझा चूना। तो ये होता है बिना बुझा चूना। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है। अब कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी मिला देते हैं, यानी कि जब हम ये जल इसमें मिला देंगे बिना बुझे चूने में, तो ये जो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे ये हो जाता है। अब ये है हमारा बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना एक तरीके से स्टूडेंट हमारा कैल्शियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे ही इसमें हमने पानी मिलाया होता है तो ये पानी मिलने के बाद में अभिक्रिया जब इसकी हो जाती है, जैसे हमने देखा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें 2 पदार्थ हैं, यानी कि पहला ये एंड दूसरा ये। अब इन दोनों को जब प्लस हो जाता है तो हमारा क्या है, केवल यहाँ पे एक सिंगल तत्व मिला राइट साइड में, तो इसी को हमने कहा है योगात्मक अभिक्रिया। जैसे कि हमारे 2 तत्व थे, आपस में जुड़ने के बाद में इन्होंने केवल क्या एक तत्व बनाया और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही जो होती है हमारी योगात्मक अभिक्रिया होती है। योगात्मक अभिक्रिया के हमें नाम से पता चलता है, यानी कि इन पदार्थों का योग होना, जुड़ना, संयोग करना। फिर से बता देता हूँ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, या इसके आगे लिख देंगे उसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उदाहरण है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने में जब हम जल मिला देते हैं तो वह बुझा हुआ चूना बन जाता है। जिसे हम दूसरा नाम इसका कह सकते हैं बुझा हुआ चूना। जैसे हमने इसमें जैसे पानी नहीं मिला हुआ होता है तो ये होता है बिना बुझा चूना, लेकिन जब इसमें पानी मिल जाता है तो फिर हम इसे बुझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान हमारी ये हो सकती है कि इसके लेफ्ट साइड में जो होंगे वो 2 तत्व होते हैं, लेकिन जैसे ही राइट साइड में अभिक्रिया के बाद में तत्व लिखा जाता है तो वहाँ पे केवल एक तत्व लिखा जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी हमारी पहचान होती है। उसके बाद में हमारा काम वही है कि जो हमने रासायनिक समीकरण लिखी है हम उसको देख लें कि वो बैलेंस है या नहीं। देखिए यहाँ पे Ca कैल्शियम यानी कि 1 है, कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, H यहाँ पे 2 है, H यहाँ पे 2 है। कुछ बच्चों को ये पता नहीं चल पाता कि जो OH के साथ में यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है तो वो बच्चे सोचते हैं कि केवल ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, लेकिन ये 2 जो होता है ये O के साथ भी है
और H के साथ भी है, यानी कि यहाँ पे ये O की संयोजकता भी मानी जाएगी और H की संयोजकता भी मानी जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो 2 है ये O के साथ भी होगा और H के साथ भी होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि O कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी O हमारे 2 हो जाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हमारे 2 हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाली जो समीकरण है ये अब दोनों तरफ से बैलेंस हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। अब ये जो है आपको योगात्मक अभिक्रिया समझ में आ चुका होगा। बताता हूँ नेक्स्ट दूसरी समीकरण। चलिए अभी तो नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया जो होती है, एक तरीके से इसके नाम से अगर बताया जाए तो वियोजन का मतलब जो होता है वो होता है तत्वों का आपस में टूट जाना या फिर विघटित हो जाना या फिर अपघटित हो जाना। तो यानी कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है वियोजन अभिक्रिया का कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मैंने अभी आपको बताया था कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में मिलाए जाते हैं, यानी कि जिन पदार्थों से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है वो अभिकारक होता है। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमें पदार्थ मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपघटित होकर मतलब यानी कि टूटकर, अपने ही भागों में टूटकर, अपघटन होकर या वियोजित होकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये भी है कि जो ये वियोजन अभिक्रिया होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन, दूसरी होती है विद्युत अपघटन, तीसरा होता है प्रकाश अपघटन। अब आप कह रहे होंगे कि ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन ये किस तरीके से है, तो मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ कि जब इसी से इसकी परिभाषा हम बता देते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा के द्वारा अपघटित होकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम यहाँ पे इसका नाम बदल देंगे, इसे कह देंगे ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। आपको पता चला होगा, एक बार फिर से बताता हूँ कि ऊष्मीय वियोजन का जो मतलब है इसकी हम परिभाषा इसी से लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा के द्वारा अपघटित होकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। और अगर इसकी बात करें तो हो सकता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक विद्युत के द्वारा अपघटित होकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। और तीसरा जो है हमारा प्रकाश अपघटन, उसे हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रकाश के द्वारा अपघटित होकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसे हम प्रकाश अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। और इनके जो है तीनों प्रकार के जो तीनों हमारे समीकरण होते हैं, तीनों उदाहरण होते हैं, वो भी हमारे अलग अलग होते हैं। पहला जो है मैं ऊष्मीय वियोजन का लिख देता हूँ, ये होता है CaCO3। यहाँ पे ये जो है CaCO3 स्टूडेंट्स ये होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम एरो के ऊपर जो लिख देते हैं वो लिख देते हैं ऊष्मा, क्योंकि ये ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया ऊष्मा लिख दिया। अब ये जो है हमारा अभिकारक है, यानी कि जो अभिक्रिया से यानी कि एरो से पहले का जो तत्व लिखा जाता है हम उसे अभिकारक कहते हैं, और एरो के बाद जो तत्व हमारे लिखे जाते हैं हम उसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे CaCO3 मैंने लिख दिया, इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे CaO+, अब यहाँ पे हो जाएगा CO2। तो स्टूडेंट्स हमारा हमने ये देखा कि वियोजन अभिक्रिया की एक पहचान ये भी हो सकती है, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाली समीकरण में बताया था योगात्मक अभिक्रिया में, उसमें हमारा लेफ्ट साइड में 1-2 तत्व होते थे, और जो योगात्मक के बाद में यानी कि योगात्मक अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में 2 तत्व जोड़ करके राइट साइड में 1 तत्व बनाते थे। ये जो अभिक्रिया है ये बिल्कुल योगात्मक अभिक्रिया की उल्टी अभिक्रिया होती है। इसमें हमारा लेफ्ट साइड में 1 तत्व होता है, और वो अभिक्रिया के बाद में जब अपने ही पदार्थों के अवयवों में टूट जाता है तो वो 2 भागों में लिखा जाता है। तो इसकी पहचान ये हो सकती है कि इसके लेफ्ट साइड में 1 तत्व होगा और राइट साइड में हमारे यहाँ पे 2 तत्व होंगे। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऊष्मा के द्वारा जब इसे इसके अवयवों में तोड़ा जाता है तो ये CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 गैस इससे हमारी अलग हो जाती है। बैलेंस करने की अगर बात कहूँ तो यहाँ पे C हमारे 2 हैं, तो यहाँ पे भी हमारे C 2 हो जाते हैं। अब Ca यहाँ पे हमारा कैल्शियम है, यहाँ पे Ca हमारा कैल्शियम हो जाएगा। यहाँ पे C हमारा कार्बन है तो C हमारा कार्बन यहाँ पे आ जाता है। O यहाँ पे हमारे 3 हैं तो 3 O हमारे यहाँ पे बैलेंस हो जाते हैं। यानी कि ये जो अभिक्रिया की हमारी समीकरण है ये हमारी पहले से समीकरण बैलेंस है।
तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए इसमें कहीं पे भी 2 या 3 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हमने ये देखा होता कि कंडीशन हमारी कुछ ऐसी होती कि यहाँ पे और 3 होते, यहाँ पे 2 रह जाते, तो फिर हमें उसको बैलेंस करना पड़ता। उसके लिए हमें 2 या 3 से जैसे भी हमारी सुविधा के अनुसार इसमें गुणा करनी पड़ती है, हम उसमें गुणावार कर देते हैं। अब आता है हमारा विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन का जो एग्जाम्पल होता तो सेम इसी तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एरो के ऊपर ऊष्मा लिखा है, तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में एरो के ऊपर हमारा विद्युत लिखा जाता है। जैसे इसका होता है, जैसे जल है, जल का फॉर्मूला होता है हमारा H2O। अब जल का फॉर्मूला H2O होता है, ये तो सभी को पता है। अब हमें क्या करना है, इसे विद्युत के द्वारा इसके अवयवों में तोड़ना है। तो यहाँ पे हम एरो के ऊपर लिख देंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा सभी को पता है कि यहाँ पे करंट की बात चल रही है। जो लाइट का करंट होता है वो हमें पानी में गुजारना है। तो जो पानी होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे अपने अवयवों में जो होता है वो टूट जाता है, जिसको हम देख सकते हैं हाइड्रोजन यानी कि H2 तो हमारा अलग हो जाएगा, और जो हमारा O2 है वो हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि विद्युत अपघटन का जो एग्जाम्पल है वो H2O, यानी कि जब हम पानी के अंदर विद्युत यानी कि करंट को गुजार देते हैं तो पानी जो होता है वो अपने अवयवों में टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस हमारी अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। अब हमें ये पता चल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, तो यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, राइट में भी H2 है, लेकिन O यहाँ पे हमारा 1 है, राइट साइड में O हमारे 2 हो जाते हैं, जिससे हमें पता चला कि समीकरण जो हमारी है वो हमारी समीकरण अनबैलेंस है। अब हमें लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ पे मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 2 से गुणा करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये 2 जो है H के साथ में, वो इससे गुणा करके 2 दूनी 4H हो जाते हैं। अब राइट साइड में मुझे हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ पे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ये जो समीकरण है वो हमारी बैलेंस हो चुकी है। इस तरीके से हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वरना ये हमारा गलत हो सकता है। तीसरा आता है हमारा प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश अपघटन में भी हम इसी तरीके से करेंगे, जैसे ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया में एरो के ऊपर ऊष्मा था, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया के एग्जाम्पल में एरो के ऊपर विद्युत धारा था, ऐसे ही प्रकाश अपघटन में भी हम एरो के ऊपर उसमें प्रकाश लिखते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा जैसे AgCl। AgCl जो होता है, Ag होता है हमारा सिल्वर और Cl होता है हमारा क्लोराइड। तो ये हो जाएगा हमारा सिल्वर क्लोराइड। अब इसके ऊपर हम जो लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे AgCl जो है हमारा वो सूर्य का प्रकाश, यानी कि प्रकाश के द्वारा जब हमारा अपघटित होता है तो वो हमारे 2 भागों में टूट जाता है। जैसे Ag होता है हमारा सिल्वर और Cl होता है हमारा क्लोराइड। तो सीधा सा नाम हो रहा है, ये हो रहा है सिल्वर क्लोराइड। और ये जो होगा हमारे जब 2 भागों में टूटेगा तो यानी कि Ag अलग और Cl अलग। जैसे हमने यहाँ पे देखा था जल, जल क्या होता है H2O, राइट साइड में जा कर के वो H2 में अलग टूट गया, O2 में अलग टूट गया। वैसे ही हमारा जो AgCl है वो है हमारा सिल्वर क्लोराइड, राइट साइड में जाने के बाद में Ag हमारा अलग हो जाता है, Cl हमारा अलग हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे था, जैसे O यहाँ पे 1 था, लेकिन अलग होने के बाद में इसे लिखते हैं हम O2। उसी तरीके से जैसे हमारा Cl क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस को जब अलग लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाता है हमारा Cl2। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाता है 2AgCl, जिसमें हमारे Ag जो है वो भी हमारे 2 हो जाते हैं। राइट साइड में हमने देखा Ag हमारा यहाँ पे 1 रह जाता है, तो फिर हम यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अब इस तरीके से ये वाली समीकरण भी हमारी बैलेंस होती है और वियोजन अभिक्रिया भी पूरी हो जाती है। और उसके साथ में जो हमारे वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे सभी बता दिए हैं। तो सही से मैं सोचता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो इसको बार बार रिपीट करके देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके नोट्स बनाएं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए। इसी के साथ बताता हूँ नेक्स्ट हेडिंग हमारी। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है विस्थापन अभिक्रिया। स्टूडेंट्स ये अभिक्रिया जो होती है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया का जो मतलब होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वह पदार्थ यानी कि जो अपने ही अवयवों से विस्थापित होकर दूसरे पदार्थ के अवयवों में जुड़ जाता है तो उसे हम विस्थापित अभिक्रिया यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, यानी कि जो पदार्थ स्टूडेंट्स अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा अभिक्रिया एकदम उत्तेजित क्रिया को अधिक एकदम तेज से अभिक्रिया करने वाले जो पदार्थ होते हैं, जब वह कम क्रियाशील पदार्थों को उनके यौगिकों से अलग कर देते हैं तो हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई पदार्थ है, जैसे CuSO4 है, CuSO4 स्टूडेंट हमारा कॉपर सल्फेट होता है। अगर हम Fe के साथ क्रिया कराएं तो जो Fe लो है वो अधिक क्रियाशील पदार्थ है, कॉपर सल्फेट कम क्रियाशील है। तो स्टूडेंट जो हमारा Fe होता है वो कॉपर सल्फेट में सल्फेट विलयन को उसके अलग कर देता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ है उदाहरण, हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि Fe जो होता है हमारा लोहा होता है। यदि हम इसकी क्रिया करा दें CuSO4 से, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो Fe हमारा लोहा है हम उसे यहाँ पे फेरस कहेंगे, तो ये जो है हमारा Cu होता है कॉपर, और SO4 जो होता है उसे हम कहते हैं सल्फेट। यानी कि जब Fe की CuSO4 से क्रिया करा दी जाती है तो Fe जो होता है वो SO4 के साथ में क्रिया कर लेता है, तो वो हो जाता है FeSO4 प्लस Cu। यानी कि यहाँ पे जो ये बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा फेरस सल्फेट। ये हमारा फेरस सल्फेट बन जाता है और ये हमारा कॉपर अलग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है, आप इसकी पहचान जो कर सकते हो वो एक दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे हमने देखा Fe हमारा अलग है और CuSO4 हमारा अलग है, यानी कि ये हमारा इसका पहला पार्ट है और ये हमारा इसका दूसरा पार्ट है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ पे Fe हमारा केवल एक तत्व है यहाँ पे फेरस, लेकिन वो क्रिया होने के बाद में SO4 जो होता है वो Fe के साथ हो जाएगा और Cu हमारा अकेला हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको पहचान ये करनी है कि जब भी आप कभी किसी समीकरण में ऐसा देखो कि यहाँ पे कोई तत्व सिंगल है लेकिन वो एरो के बाद में जा करके उसके दूसरे वाले तत्व के साथ में जुड़ जाता है तो हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट इसका यही मतलब है कि यहाँ से SO4 जो है वो Cu के साथ से विस्थापित होकर, यानी कि यहाँ से अलग होकर हमारा Fe के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है और वो फेरस सल्फेट बना लेता है। इसी तरीके से यही अभिक्रिया जो होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग में आपको बताता हूँ, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने इसमें आपको लिखा कर बताया है कि ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था जस्ट अभी कि जैसे विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व के साथ में जुड़ जाता है, यानी कि उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है, उसे तो हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया में दोनों ही तत्व आपस में एक दूसरे के साथ में बदल जाते हैं, यानी कि वो अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका जो एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल होगा Na2SO4 प्लस BaCl2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा Na2SO4 हमारा सोडियम सल्फेट है और BaCl2 जो है वो हमारा बेरियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये इसका पहला पार्ट है एंड ये इसका दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये पहला पार्ट है और Cl2 जो है वो दूसरा पार्ट है। तो स्टूडेंट्स हमारा होता क्या है, जो हमारा Na है वो तो इसके दूसरे पार्ट के साथ में अभिक्रिया कर लेता है, जुड़ जाता है, और जो हमारा ये SO4 है वो हमारा इसके पहले पार्ट से अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि इसका पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट और इसका दूसरा भाग और इसका पहला भाग तो आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे BaSO4, यहाँ पे हो जाएगा BaSO4, यानी कि हमारा बेरियम सल्फेट अलग हो जाएगा। और जैसे कि हमने देखा Na2Cl2, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा Na भी 2 है और Cl भी हमारा 2 है, और ये देखें तो हो जाएगा NaCl, और NaCl होता है हमारा सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला। अब हम उसे जो लिखेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे NaCl करके लिखेंगे, और हमने देखा यहाँ पे Na भी 2 थे, Cl भी 2 थे, तो हम यहाँ पे 2 इसके आगे लगा देंगे। अब हमने NaCl इसको बाद में इसलिए लिखा है स्टूडेंट क्योंकि NaCl जो होता है हमारा एक लवण होता है, यानी कि अभिक्रिया करने के बाद में हमारा लवण बाद में बच जाता है और हमारा जो बेरियम सल्फेट है वो हमारा पहले लिखा जाएगा।
यहाँ पे मैंने बेरियम सल्फेट को पहले लिखा है और NaCl को बाद में लिखा है, वो इसलिए क्योंकि NaCl जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक होता है, और नमक जो होता है हमारा एक लवण होता है, और लवण को हम बाद में लिखते हैं, और उससे पहले जो हमारा तत्व का अभिक्रिया होने के बाद में जो हमें पदार्थ मिलता है यानी कि BaSO4 को हम उसमें पहले लिख देते हैं। तो इससे मुझे स्टूडेंट क्या पता चला कि यहाँ पे Na2 के साथ में SO4 लगा था, Ba के साथ में Cl2 लगा था, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद में इन दोनों के जो स्थान है तत्वों के वो आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पे हमारा NaCl के साथ हो जाता है और SO4 Ba के साथ हो जाता है। तो स्टूडेंट आपको कभी भी ऐसा अगर किसी समीकरण में दिखाई दे कि यदि दोनों तत्वों के स्थान आपस में बदल जाते हैं तो हम उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन केवल अगर एक ही तत्व का स्थान आपस में बदलता है तो उसे हम केवल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोनों की दोनों अभिक्रियाएं जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, केवल थोड़ा सा समझने का फर्क है। आप इसको रिवाइज करते रहें, बार बार समझते रहें, वीडियो को देखते रहें, आपको अच्छा समझ में आएगा। आगे ही मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हेडिंग की किस तरीके से कौन सी अभिक्रिया क्या होती है। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो ये है कि ऑक्सीकरण या अपचयन। अब हमें पता ये करना है कि जो हमारी अभिक्रिया हो रही है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है या फिर अपचयन की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए कि हमारी अभिक्रिया, अगर हमें कोई हमें कोई देखे कि एक अभिक्रिया है तो हमें कैसे पहचान पड़ेगी कि वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण में हो रही है या फिर अपचयन में। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन की कमी हो तो उसे हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन गैस की वृद्धि हो रही हो या फिर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन गैस की कमी हो रही हो तो हम उसे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखूँ Cu प्लस O2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि Cu हमारा कॉपर है और यहाँ पे O जो है हमारा O2 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी वो होगी Cu2, या एक तरीके से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो हमारा ये जो हो जाएगा हमारा कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड स्टूडेंट जो होता है हमारा वो होता है CuO। अब यहाँ पे हमने ये देखा स्टूडेंट्स के यहाँ पे हमारा Cu अकेला होता है, यहाँ पे हमने Cu में देखा कि यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे वो हो जाता है CuO, यानी कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड वो हो जाता है। अब बात आती है इसे बैलेंस करने की, तो हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हमने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं। लेकिन 2 से गुणा करने पर देखा कि यहाँ पे Cu भी 2 हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे Cu में भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ये समीकरण हमारी बैलेंस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये देखा कि यहाँ पे लिखा था मैंने कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि इस पदार्थ में मैंने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन इस पदार्थ में जुड़ रही है, तो मुझे इस चीज़ से पहचान पड़ जाएगी कि ये जो हमारी अभिक्रिया है ये हमारी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अब स्टूडेंट जो बिल्कुल इसका अपोजिट अगर हम कर दें तो वो हमारी जो होगी वो होगी हमारी अपचयन की अभिक्रिया। उसे भी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीकरण अब है हमारा कि अपचयन क्या होता है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन की कमी अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे हम अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं, या वो अपचयन कहलाता है, अपचयन की अभिक्रिया हो सकती है। तो यानी कि स्टूडेंट्स ये जो है हमारा बिल्कुल ऑक्सीकरण से बिल्कुल उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, लेकिन अपचयन में क्या होता है इसमें ऑक्सीजन की तो कमी होती है और हाइड्रोजन की यहाँ पे वृद्धि होती है। तो जैसे कि मैंने आपको देखा कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड है। अगर हम इसमें हम देखें कि इस अभिक्रिया में हमारी हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि CuO कॉपर ऑक्साइड है और H2 हमारा हाइड्रोजन है। Cu में अगर हम हाइड्रोजन की वृद्धि करें तो यहाँ पे होगा Cu प्लस H2O, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या था, यहाँ पे Cu के साथ में देखिए यहाँ पे O था, यानी कि Cu के साथ में ऑक्सीजन है। अब राइट साइड में हमने क्या देखा, यहाँ पे Cu के साथ में ऑक्सीजन हमारा हट जाता है और ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाता है, H2 के साथ में आ जाता है। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो था यहाँ से ऑक्सीजन की यहाँ से कमी हो गई और हाइड्रोजन गैस की इसमें वृद्धि
हो जाती है। तो इसीलिए हमारा जो होगा ये अपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स जैसे कि नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जब हमारी कोई भी अभिक्रिया होती है तो हम उसमें दो पदार्थ आपस में मिलाते हैं, और दो पदार्थ मिलाने के बाद में हमें कभी एक पदार्थ मिलता है और कभी दो पदार्थ मिलते हैं। तो जैसा कि हमें पता कैसे चलेगा कि वह कौन सी अभिक्रिया है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन हो। जैसा कि मैंने अभी आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बताई और अपचयन अभिक्रिया भी बताई। यदि ये दोनों अभिक्रियाएं किसी अभिक्रिया में एक साथ होती हैं, यानी कि दो पदार्थ जब हम आपस में मिलाते हैं, यदि किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि स्टूडेंट सिंपल लैंग्वेज में देख सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है CuO प्लस H2। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे Cu के साथ में ऑक्सीजन है, जिसमें हमारी हाइड्रोजन गैस की जब वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पे Cu तो अकेला रह जाता है और यहाँ पे H2O जल हो जाता है। यानी कि यहाँ से जब हमारा O Cu के साथ था और यहाँ पे अब Cu के साथ से O हमारा हट गया, तो यहाँ पे जो होता है हमारा Cu के साथ में यहाँ पे तो हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा अपचयन। अपचयन इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हमारा हट जाता है। यहाँ पे O है लेकिन यहाँ पे O नहीं है, यानी कि हमारी यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे अपचयन होगा। अब यहाँ पे जो है हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे सिंगल है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के साथ में ऑक्सीजन गैस भी आ जाती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस में क्या है, ऑक्सीजन गैस की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने ये देखा कि इस अभिक्रिया में हमारा जो है अपचयन की अभिक्रिया भी हो रही है और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी हो रही है। तो जब किसी समीकरण में हमें ये देखने को मिल जाए कि उसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तो वह अभिक्रिया स्टूडेंट्स हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि उसमें से ऊष्मा निकलती है, हीट पैदा होती है, तो वह अभिक्रिया जो होती है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि इसका अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण होगा स्टूडेंट्स इसका CH4 यानी कि मेथेन प्लस O2। जब मेथेन गैस में हम ऑक्सीजन गैस मिलाएंगे तो वो हमारी जो हो जाएगी CO2 अलग हो जाएगा और हमारा यहाँ पे H2O अलग हो जाएगा, और प्लस इसके साथ में यहाँ पे हम लिखेंगे ऊष्मा अलग हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखा कि मेरे यहाँ पे O जो है वो 2 हैं और यहाँ पे O हमारे 1 है, यानी कि 2 और 1, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या जो है स्टूडेंट्स हमारी वो 3 है, और राइट साइड में H जो है हमारे वो 2 हैं। जबकि यहाँ पे हमने देखा हमारे H की संख्या जो है वो यहाँ पे 4 है और O जो है यहाँ पे हमारे 2 हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे H 4 हैं वो यहाँ पे मैं इसमें 2 से गुणा करके H की संख्या को पूरा कर दूंगा, जो मेरे हो जाते हैं 4। अब स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे O भी जो है वो हमारे 1 एक्स्ट्रा हो जाता है, यहाँ पे O हमारे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, तो ये भी हमारे कितने हो गए 4, यानी कि O भी हमारे 4 हो जाते हैं और H भी हमारे 4 हो गए। लेकिन लेफ्ट साइड में अभी तक हमारे O जो है वो हमारे कितने हैं 2, मुझे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और जोड़ने पड़ेंगे तब ये बैलेंस होगी, यानी कि मुझे यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय पे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उससे ऊष्मा निकलती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कहते हैं। एग्जाम्पल है CH4 यानी कि मेथेन गैस में जब ऑक्सीजन गैस मिलाई जाती है तो उसमें CO2 गैस बाहर निकलती है, जल हमारा अलग हो जाता है और ऊष्मा हमारी अलग उत्पन्न हो जाती है।
स्टूडेंट जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का शोषण होता है। ऊष्मा का शोषण होने से मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में उसमें ऊष्मा खत्म हो जाती है, तो हमें अपने पास से ऊष्मा उसमें देनी पड़ती है। और हमें ऊष्मा कैसे देनी होती है, जैसे हम उसमें उसको गर्म करते हैं, यानी कि उसको अगर हम जब गर्म करेंगे तब हम उसके पास उसमें ऊष्मा दे सकते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय पे ऊष्मा का शोषण है, शोषण यानी कि उसमें ऊष्मा का कम हो जाना, जब ऊष्मा कम हो जाती है तो वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषण होना यानी कि ऊष्मा अपने आप में शोषित हो जाना, ऊष्मा उसमें से खत्म हो जाना। तो जब ऊष्मा यहाँ से खत्म हो जाती है किसी अभिक्रिया से, तब हम परख नली को गर्म करते हैं, तब किसी पदार्थ को गर्म करके उसमें अभिक्रिया कराते हैं, तो वही तरीके से हम उसमें जो है ऊष्मा देते हैं। तो इसी तरीके से वह अभिक्रिया जो होती है स्टूडेंट्स हमारी, वो हमारी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका जो उदाहरण है वो है स्टूडेंट्स, इसका उदाहरण होगा Hg, यानी कि Hg होता है हमारा मर्क्यूरिक, और यहाँ पे O प्लस। जब हम इसमें हम यहाँ पे ऊष्मा लिखेंगे तो ऊष्मा लिखने के बाद में राइट साइड में स्टूडेंट जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पे Hg प्लस O। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे हमारा जैसे O की संयोजकता हमारी 2 है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 2HgO, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो हमारा यहाँ पे Hg अलग हो जाता है, यानी कि 2Hg। हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2Hg लिख दिया, और यहाँ पे O जो है ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाएगा। तो यानी कि जब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ऊष्मा देते हैं तो वो क्या होता है, पारा हमारा अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस हमारी अलग हो जाती है। यानी कि इसे हमें अपने पास से ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी कि इसको हमें गर्म करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया कहलाती है हमारी, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो एक हेडिंग है हमारी वो है संक्षारण। तो स्टूडेंट संक्षारण जो होता है, संक्षारण वो होता है जैसे स्टूडेंट्स की जब कोई वस्तु किसी नमी अथवा सीलन जैसी स्थान पर जाकर गलने लगती है। जैसे कि मान लो स्टूडेंट जो लोहा है हमारा, लोहा जब हमारा नमी पकड़ लेता है, यानी कि जब लोहे को नमी लग जाती है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो गलना शुरू हो जाता है, यानी कि गलना शुरू हो जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु नमी अथवा वायु के संपर्क में आकर गलना शुरू हो जाए या फिर संक्षारित होना शुरू हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संक्षारण की अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा होता है स्टूडेंट्स हमारा, उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो स्टूडेंट जो विकृत गंधिता होता है वो कैसे होता है स्टूडेंट, विकृत गंधिता वो वह होता है कि जब कोई हमारी आलू की चीज़ या किसी भी चीज़, जैसे हमारा कोई पैकेट का सामान होता है, जैसे कि हमारा कोई है पैकेट का सामान। अब जैसे कि हमारा कोई पैकेट का सामान है, सपोज दैट स्टूडेंट हमने यहाँ पे चिप्स देख लिए। जैसे कि खाने के जो चिप्स होते हैं, जब इस चीज़ को काफ़ी टाइम तक पैकेट में बंद रख करके ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, फिर जैसे कुछ समय के बाद में इसको हम खाते हैं तो उसके खाने में इसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, जो कि उस तेल की होती है जिस तेल में इसको बनाया गया है। यानी कि जब कोई चीज़ में अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाए, तेल जैसी स्मेल आनी शुरू हो जाए, तो यानी कि वो जो कहलाता है फ्रेंड, वो हमारा विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लोहे जैसी चीज़ को या कोई भी वस्तु ऐसी चीज़ हो जो नमी अथवा वायु के संपर्क में आकर हमारा गलना शुरू हो जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। विकृत गंधिता जो होता है, जैसे कि हमारी कोई खाने की वस्तु है, खाने की कोई भी चीज़ है, काफ़ी टाइम तक उसको हम ऐसी पैकेट में रखा रहने दें, फिर जब उसमें से एक कुछ समय के बाद में जब अजीब सी तेल जैसी जब उसमें से स्मेल आने लग जाती है, तो उसे हम विकृत गंधिता बोलते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पहले लेसन की जो हमारी थ्योरी है, वो सारी परिभाषाएं हैं, ये इसमें पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी परिभाषाएं, सारी समीकरणें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं जल्द ही आपको इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जब मिलूंगा तो मैं आपको पहले रासायनिक समीकरण संतुलित करने बताऊंगा, और किस तरीके से कौन से पदार्थ में क्रिया होती है, किन पदार्थों में क्रिया नहीं होती है। जल्द ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपको डेली रूटीन में पढ़ा रहा हूँ, डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ।
और हर चैप्टर को मैं स्टेप टू स्टेप पूरे तरीके से समझा रहा हूँ। कोई भी वीडियो आप ना छोड़ें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा केयरफुल और ध्यान से आप इस चीज़ को समझें। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले समय के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी करें, मेहनत करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।